हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लैंस न्यूज़ पर। फ्रेंड्स, मैं निशु। हम पढ़ रहे हैं पूर्वालोकन घटना चक्र हिस्ट्री की, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में अभी हमारा चैप्टर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और अगर आपको इसकी पीडीएफ परचेज करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक जो है व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पर आप मैसेज करके पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो चैप्टर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो अब हम देखते हैं इसका गठन कब हुआ। तो 28 दिसंबर 1885 को जो है इसका गठन होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। इसके महासचिव कौन है? तो एओ ह्यूम है, जिनका नाम क्या है? पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये जो है आपके भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। यही जो है इस संस्था की स्थापना भी करते हैं। तो उस टाइम पे कितने अनुयायियों ने इसमें भाग लिया था? तो 72 अनुयायी जो है इसमें भाग लेते हैं। और ये स्थापना मतलब ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में ये आयोजित किया गया था। इस टाइम जो है भारत का वायसराय कौन था? तो डफरिन था वायसराय। और इसका कार्यकाल जो था 1884 में ये भारत का वायसराय बनकर आता है और 1888 तक रहता है। इसने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कहा? तो कहा है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा गया है। और इसका एक जो और पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये आपके करते हैं WC बनर्जी, या जिनको हम कहते हैं ब्योमेश चंद्र बनर्जी भी कहते हैं। इनका फुल नाम यही है। अगला हम देखेंगे, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में सर W वेडनबर्न की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। कौन समिति थी? तो ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया। इस समिति ने जो है भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र भी निकाला था। ये जो समिति थी ये चाहती थी कि जो लंदन में बैठे अंग्रेज हैं वो भी समझे कि यहाँ पे जो अंग्रेज आए हैं इंडिया में वो उनके ऊपर कितना अत्याचार कर रहे हैं या यहाँ से धन का निष्कासन कर रहे हैं, वो सारी बातें ये जाने। तो इसी वजह से इन्होंने इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र भी निकाला था और इसी के एवज में इन्होंने यह कमेटी भी गठित की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके रहीमतुल्ला मोहम्मद सयानी। इन्होंने जो है 1896 में अध्यक्षता की है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला मोहम्मद सयानी थे और 1896 में इन्होंने अध्यक्षता की है। और पहले कौन थे? तो हम देखते हैं पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो ये थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी, जिन्होंने कब की थी अध्यक्षता? तो दिसंबर 1887 में की थी, तीसरे सम्मेलन में। और ये कहाँ पे करते हैं? तो मद्रास में करते हैं अध्यक्षता। अगला पॉइंट है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था, या प्रथम अंग्रेज कौन था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो ये थे आपके जॉर्ज यूल, जिन्होंने कहाँ पे की थी? तो इलाहाबाद में जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। इलाहाबाद में जॉर्ज यूल करते हैं। और ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था, जो कब आयोजित किया गया? तो 1888 में किया गया। पहला जो है 1885 में, दूसरा आपका 1886 और तीसरा 1887, चौथा आपका 1888 में अध्यक्षता किसने की? जॉर्ज यूल ने की थी। अगला हम देखेंगे, सैयद अहमद प्लस आपके बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के सहयोग से देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना की। तहजीब उल अखलाक पत्रिका निकाली गई इनके द्वारा। इन दोनों के द्वारा जो है आपके तहजीब उल अखलाक पत्रिका निकाली गई थी, ये भी याद रखिएगा। और सैयद अहमद जो थे आपके राजभक्त मुसलमान थे। कैसे मुसलमान थे? तो राजभक्त मुसलमान थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं जो चुना गया वो कौन था? तो आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो कभी नहीं चुना गया वो कौन है? तो वो आपके तिलक हैं। बाकी सभी को जो है मोस्टली सभी को आपके वो अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन तिलक को जो है कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हुई थी तिलक की। और इसी दिन जो है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, ये भी याद रखिएगा। लाला लाजपत राय द्वारा जो है अनहैप्पी इंडिया लिखी गई है और ये जो है कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला हम देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, इसी को हम क्या कहते हैं? लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन है वो कब हुआ है? तो 1916 में हुआ है।
और इसी में जो है तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। तो ये आपके पूछा गया है कि तिलक ने किस अधिवेशन में कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो 1916 के लखनऊ पैक्ट में तिलक ने कहा है। इसी पैक्ट में जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ हो जाती है, प्लस आपका नरम दल और गरम दल भी एक साथ आ जाते हैं, मतलब सब एक साथ मिलके तब काम करना शुरू कर देते हैं 1916 से। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, अंबिका चरण मजूमदार। और ये कहाँ पे हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन लिखा ही है, लखनऊ पैक्ट के नाम से लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था? तो 1916 में। अल्फ्रेड वेब मद्रास अधिवेशन 1894 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तो ये पूछा गया है कि अल्फ्रेड वेब जो है किस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की है? तो मद्रास अधिवेशन के में जो है इन्होंने अध्यक्षता की है। कब की है? तो 1894 में की है। आगे स्टेटमेंट है कि किसने ये कहा था, बताते हैं। कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा यही है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति के लिए देखूँ। तो ये जो है कर्जन कहता है ये स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट बाय क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो याद रखिएगा किसने कहा कि जब तक मैं भारत में हूँ तब तक कांग्रेस समाप्त हो जाए, ये किसने कहा? तो ये कर्जन ने कहा है। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वो कौन है? तो वो आपके सुभाष चंद्र बोस हैं। इन्होंने ही जो है हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की है, मतलब बात की है। और सुभाष चंद्र बोस जो है हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। हरिपुरा कहाँ है? तो ये आपका गुजरात में है, गुजरात में। और त्रिपुरी अधिवेशन के लिए भी 1839 में जो हुआ था इन्हें ही चुना गया था, लेकिन गांधी जी के विरोध या यूँ कहे नाराज होने की वजह से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि त्रिपुरी अधिवेशन जो एमपी में है उसकी अध्यक्षता कौन करता है जब बोस जो है त्यागपत्र दे देते हैं। अगला है हमारा एनसी केलकर एवं आईबी सेन को कांग्रेस संविधान के लेखन में महात्मा गांधी के सहयोग हेतु चुना गया था। तो कांग्रेस का संविधान जब लिखा जा रहा था तो महात्मा गांधी के साथ किसको किसको सहयोग के लिए चुना गया था? तो वो आपके एनसी केलकर और आईबी सेन थे, याद रखिएगा दोनों लोगों को। लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया। तो ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है कि कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में जो 1915 में हुआ था किसने भाग लिया? तो लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया। वह जो थे उस टाइम बम्बई के गवर्नर भी थे। कौन थे? तो लॉर्ड विलिंगटन थे। अगला है हमारा सी विजय राघव चेरियार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन जो 1920 की अध्यक्षता की। तो सी विजय राघव चेरियार जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सी विजय राघव ने की थी। इसी समय जो है सदस्यता शुल्क कितना किया गया? तो 4 आना किया गया था, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी कांग्रेस से जुड़ सके। इसीलिए इसकी शुल्क की अध्यक्षता मतलब शुल्क की कितना किया गया? शुल्क तो 4 आना कर दिया गया कि सभी जो है गरीब व्यक्ति भी कांग्रेस में शामिल हो सके। तो ये किस अधिवेशन में किया गया था? नागपुर अधिवेशन में, जो कब हुआ था? 1920 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सी विजय राघव चेरियार ने की थी। आगे हम देखेंगे नागपुर अधिवेशन 1920 में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। तो किस अधिवेशन में भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की गई? तो नागपुर अधिवेशन 1920 में ऐसा किया गया था कि देशी रियासत को भी इसमें शामिल करने की बात की गई है। अगला हम देखेंगे 1920 के कांग्रेस के नागपुर सत्र में भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों के गठन को मंजूरी दी गई। तो आपका पूछा गया क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों के गठन को मंजूरी कब प्रदान की गई थी? तो नागपुर अधिवेशन में की गई थी। वो कब हुआ था? तो 1920 में किया गया था। इसी पे आगे चल के जो भाषाई आधार पे आपका राज्य का गठन होता है, तो नेहरू के न करने पे तो जो आपके मर जाते हैं आंध्र प्रदेश के पेरियार चट्टी करके जो थे मर गए थे। 53 दिन के भूख हड़ताल करने के बाद उनका मृत्यु हो गई, तब जाके आपका आंध्रा अलग से राज्य बना था। तो यही जो था आधार था आपका कि भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों के
गठन को मंजूरी प्रदान की गई थी। यहाँ पे की तो आगे भी इस बात को जारी रखा गया। आगे देखते हैं हम। स्वतंत्रता के उपरांत 1948 में भाषा के आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन की मांग कांग्रेस ने ठुकरा दी थी। जब स्वतंत्रता आपका मिला 1948 में, तो कांग्रेस ने क्या कहा कि हम भाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन नहीं करेंगे। तो उसी आधार पे जो है, जबकि यही जो है अभी जब तक आपका ये स्वतंत्रता नहीं मिली थी, उस आधार पे कह रहे थे कि हम भारत मतलब भाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन करेंगे। लेकिन जब स्वतंत्रता मिल गई 1948 में, तो इन्होंने मना कर दिया कि भाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन नहीं होगा। आगे हम देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गया अधिवेशन के अध्यक्ष जो है चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने की थी। तो ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। कब की थी? तो 1932 में की थी। गांधी जी ने कि कांग्रेस का केवल एक बार अध्यक्ष बने हैं। वो कब बने हैं? तो वो हम देखते हैं 1924 में बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गांधी जी थे कांग्रेस के। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सरोजिनी नायडू ने, जो आपकी पहली भारतीय महिला थी। पहली भारतीय महिला कौन है आपकी? सरोजिनी नायडू, जिन्होंने कहाँ की अध्यक्षता की थी? तो कानपुर में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता 1925 में की थी। और पहली महिला जो है आपके कांग्रेस अधिवेशन करने वाली, वो कौन है? तो वो है आपका 1917 में एनी बेसेंट ने किया था। आगे हम देखेंगे। 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है आपके जवाहरलाल नेहरू करते हैं। इन्होंने जो है 3 अध्यक्षता डायरेक्ट की है। जैसे आपका 1936 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की है, और 1936 में ही फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता आपके जवाहरलाल नेहरू ने की है। तो आपके तीनों ही अध्यक्षता किसने की है? जवाहरलाल नेहरू ने। कब की है? 1929 लाहौर, 1936 लखनऊ और 1936 में फैजपुर में। 1931 कराची में किसने की है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की है। 1931 का कराची अधिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 29 का लाहौर अधिवेशन भी जो जवाहरलाल नेहरू करते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अध्यक्ष और स्थान हम देखते हैं। मोतीलाल नेहरू जो है अमृतसर 1919 में अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। राजेंद्र प्रसाद कब अध्यक्ष बने? तो बम्बई 1934 में जो अधिवेशन हुआ, वहाँ पे इन्होंने अध्यक्षता की। अबुल कलाम आज़ाद जो है रामगढ़ 1940 में अध्यक्ष बने थे। जेबी कृपलानी कब कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो मेरठ के 1946 वाले में अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जेबी कृपलानी ने की थी। इनका इंपॉर्टेंट है जेबी कृपलानी का। जेबी कृपलानी जो है मेरठ में 1946 में अध्यक्षता की थी। अगला हम देखेंगे 1936 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने किसको जो है भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया? समाजवाद को। ये चाहते थे कि भारत में जो है समाजवाद को अपनाया जाए, जो रसिया का समाजवाद है। 1936 में इन्होंने जब लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तभी इन्होंने कहा था। अगला हम देखेंगे कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? तो सबसे कम आयु के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये थे आपके अबुल कलाम आज़ाद। ये सबसे कम आयु के थे, और इन्होंने जो है लगातार 1940 से लेकर 46 तक लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। सबसे ज़्यादा कांग्रेस के अध्यक्ष टाइम पीरियड में कब थे? तो 6 वर्षों तक थे ये, 1940 से 46 तक। 1923 में दिल्ली में विशेष सत्र में इन्होंने अध्यक्षता की थी। जो कम आयु के बने हैं, तो इसकी अध्यक्षता कब की थी? 1923 में। अगला हम देखेंगे नासिक अधिवेशन 1950 की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी। तो ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है कि नासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी। कब की थी? तो 1950 में की थी। मद्रास अधिवेशन 1927 की अध्यक्षता जो है किसने की? तो डॉक्टर M.A. अंसारी ने की है। कौन किया है? M.A. अंसारी।
जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत जो है स्वतंत्र होता है उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जे बी कृपलानी थे। इन्होंने जो है नवंबर 1946 में मेरठ की अध्यक्षता की थी। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ 1946 में उस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे? तो आपके जे बी कृपलानी थे। 94 अधिवेशन की अध्यक्षता। अगला हम देखेंगे जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो जनगण मन जो हमारा राष्ट्रगान है कब गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1911 में जो हुआ था कलकत्ता में गाया गया था। तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में जो है भारतीय राष्ट्रीय जो है आपका जनगण मन गाया गया कांग्रेस के अधिवेशन में। इसको जनगण मन को लिखा किसने था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को अपना भी लिया गया था राष्ट्रगान के रूप में। तो जनगण मन को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वो कौन सा था? तो वो आपका अमृतसर अधिवेशन 1919 का था। इसी अधिवेशन में जो है अंतिम बार इन्होंने भाग लिया। उसके बाद 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो जाती है तिलक की। अगला हमारा चैप्टर है कांग्रेस ने गरम दल और नरम दल के बारे में। तो हम देखते हैं गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलनों की दिशा को किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? तो हम देखेंगे कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय घटना थे जिन्होंने प्रभावित किया था। तो 1898 के इटली और अबिसीनिया युद्ध ने प्रभावित किया, प्लस आपके चीन में जो है बक्सर युद्ध हुआ या आंदोलन हुआ उसने भी प्रभावित किया था। आयरलैंड ने क्रांतिकारी आंदोलन, आयरलैंड में जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे उन्होंने भी जो है प्रभावित किया था। रूस जापान के युद्ध में भी जापान की विजय ने प्रभावित, तो इन सभी ने जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जो है प्रभावित किया। इन सभी को देख के भारत में भी उत्साह जगा कि हम भी जीत सकते हैं। जैसे जापान को देख के, जापान इतना छोटा सा था फिर भी रूस को हरा दिया, तो इसकी वजह से इन्होंने उत्साहित होकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन को शुरू किया था। आगे देखेंगे हम कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति क्या थी? तो राजवा मंद आंदोलन या कॉन्स्टिट्यूशन एजिटेशन, अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग थी। किसकी थी? तो नरम दल जो थे ये चाहते थे कि प्रशासन में जो है भारतीयों की भागीदारी भी होनी चाहिए तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। इनका मेन उद्देश्य क्या था? नरम दल का, जो कांग्रेस के नरम दल के नेता थे ये चाहते थे कि जो है ब्रिटिश में जो प्रशासन चल रहा है उसमें जो है भारतीयों की भागीदारी हो, प्लस जो है आपकी राजनीतिक जागरूकता भी जनता में उत्पन्न हो जाए तब तक। आगे हम देखेंगे तो किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था? तो ये आंदोलन था आपका स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन में जो है नरम दल और गरम दल का उद्भव होता है। इसमें क्या किया गया था? तो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के बंगाल से बाहर प्रसार को लेकर हुआ था। तो इसमें जो है विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को लेकर आपका नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। नरम दल चाहते थे कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार से बंगाल तक सीमित रहे, जबकि गरम दल चाहता था कि ये बंगाल के बाहर भी इसका प्रसार होना चाहिए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होना चाहिए। तो आगे हम देखेंगे अब नौरोजी ने भारत के लिए स्वशासन या स्वराज की मांग वर्ष 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार रखी थी। तो नौरोजी ने जो है सबसे पहले स्वशासन या स्वराज की मांग 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार इन्होंने कहा था। 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अपने संदेश में भी इन्होंने स्वशासन की बात की। तो नौरोजी ने जो है आपका सबसे पहले 1904 में जो इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार इन्होंने कहा कि स्वशासन या स्वराज की मांग इन्होंने की, और फिर दोबारा जो है कांग्रेस के अधिवेशन जो बनारस में हुआ 1905 में उसमें भी इन्होंने स्वशासन की बात की कि हमें स्वशासन चाहिए या अपना राज चाहिए। 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में स्वराज की मांग रखी। फिर जो है इन्होंने
1906 में भी कांग्रेस अधिवेशन में जब ये अध्यक्ष बने उस टाइम भी इन्होंने स्वराज की मांग की है। तो इन्होंने 3 बार जो है आपका मांग रख ली, किसकी? स्वशासन की या स्वराज की मांग की। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना, विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? तो तिलक जो है कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बस प्रार्थना करती है, याचना करती है, विरोध की राजनीति करती है, जबकि इससे मिलता कुछ नहीं है। तो ये जो है किसने कहा था? तिलक ने कहा था। विपिन चंद्रपाल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को याचना संस्था, बेगिंग इंस्टीट्यूट की संज्ञा दी। तो याचना की संस्था या बेगिंग इंस्टीट्यूट की संज्ञा किसने दी थी? तो ये आपके विपिन चंद्र पाल ने। किसको दी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दी थी। लाला लाजपत राय के बारे में हम देखेंगे। तो लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब भी कहा जाता है, शेरे पंजाब या पंजाब केसरी के नाम से भी इन्हें जानते हैं। तो लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन थे? मैजनी जो थे इनके राजनीतिक गुरु थे। मैजनी कहाँ के थे? तो इटली के थे। लाला लाजपत राय की बुक है द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन और इनकी एक और पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया। तो इन्होंने जो है द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन लिखी है, प्लस आपकी अनहैप्पी इंडिया भी इन्होंने ही लिखी है। तो दोनों पुस्तक आपसे पूछे गए हैं, प्लस इनके गुरु कौन है ये भी पूछा गया। तो मैजनी इनके गुरु हैं। आगे हम देखेंगे, इन्होंने मैजनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। किन्होंने लिखी? लाला लाजपत राय ने लिखी। वे अमेरिका में जो है कुछ समय तक रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। तो कौन हुए हैं? लाला लाजपत राय, याद रखिएगा। लाला लाजपत राय ने कहा कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन कहा। तो लाला लाजपत राय ने कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक सम्मेलन की संज्ञा दी है या कहा है। कांग्रेस की प्रारंभिक उदारवादी अथवा मध्यम मार्गी नीतियों ने नव राष्ट्रवादियों के रूप में प्रसिद्ध लाल बाल पाल का मोह भंग हो गया है। तो कांग्रेस के उदारवादी या मध्यम मार्गी नीतियों के कारण जो है लाल बाल पाल जो थे इन लोगों से मोह भंग कर लिए हैं या फिर इनकी याचना प्रार्थना वाली विधियों से तंग आ चुके हैं। अगला हम देखेंगे, वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो तिलक को कहा जाता है। किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था, या सिरोल जो भी देगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देख लीजिएगा। बीजी तिलक को ही कहा जाए। बीजी तिलक को सजा के पश्चात किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में मेरी जो है तिलक में दिलचस्पी है? तो ये आपके मैक्स मूलर कहते हैं। तो ये आपका पूछा जाता है कि ये कथन किसने कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? ये आपका मैक्स मूलर ने कहा था। 1908 में तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्षों के कारावास की सजा देकर मांडले जेल या बर्मा भेज दिया जाता है। तो 1908 में जो है तिलक ने केसरी को प्रकाशित किया और इसी आधार पर जो है सरकार ने इन पे राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया और 6 वर्ष तक इनको कारावास की सजा दे दी गई। और कहाँ भेज दिया गया? मांडले जेल बर्मा में भेज दिया गया, जो आज का म्यांमार है। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। उसका कारण क्या था? जो भारतीय मुसलमान थे वो जो है उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित क्यों नहीं हुए? इसका कारण था आपका उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। उग्रवादी क्या करते थे कि ये हिंदू चीज़ों पे, जैसे देवी देवताओं की पूजा करना, तो मुस्लिम तो देवी देवता की पूजा नहीं करेंगे। अब इनकी जो थी यही सारी भक्ति से जुड़े हुए सारे काम इनके करते थे, तो मुस्लिम उस पर दिलचस्पी नहीं लेते थे। यही मेन आकर्षण था उग्रवादियों की तरफ ना आकर्षित होने का मुस्लिमों का। आगे हम देखेंगे तिलक के बारे में। तिलक का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। तो तिलक ने जो है धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। इन्होंने धर्म के आधार पे ही अपने जितने भी आंदोलन चलाए धर्म के आधार पर ही चलाया, या देवी देवता जैसे शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव, ये सारी चीज़ें इन्हीं की थी। तो मृत्यु इनकी कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 की हुई थी तिलक को। गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था इनकी अर्थी को।
तो ये पूछा गया क्वेश्चन है कि गांधी के साथ कौन से ऐसे मुस्लिम थे जिन्होंने तिलक की अर्थी उठाई थी। तो ये आपके मौलाना शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। इसमें जो है तिलक के शोक गीत कौन पढ़ा था? मौलाना हसरत मोहानी ने जो है तिलक जब मर गए थे तो उनके लिए शोक गीत पढ़ा था। किसने पढ़ा था? मौलाना हसरत मोहानी ने पढ़ा था। अगला है हमारा, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन